ये बोलना मत करिए सब लोग। देखिए मैं फर्स्ट चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग बर्जीलियस हाइपोथेसिस। आप भी नोट कर लीजिए। टॉपिक इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बंद कर दो सब विंडोज को, बंद कर दो। तो आएगा यहाँ से, सब बंद करने का आपसे। ये टॉपिक बर्जीलियस हाइपोथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं बर्जीलियस की अवधारणा। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस की परिकल्पना भी कह सकते हैं। देखो बर्जीलियस एक केमिस्ट ने में उसने ये परिकल्पना दी थी। हम इसे बोलते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात जो ये हाइपोथेसिस है ना, ये सिर्फ गैसेस के लिए होती है, सिर्फ गैसेस के लिए। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हो सकता है नीट के अंदर आ जाए कि बर्जीलियस की परिकल्पना किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए, या सभी के लिए। तो इसका आंसर है गैसेस के लिए, सिर्फ गैसों के लिए और किसी के लिए नहीं। अब ध्यान देंगे, बाद में लिख लीजिएगा। हम सिर्फ गैसेस की बात करेंगे। अब देखो सुनो एक इंपॉर्टेंट बात। आपके पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस, आप सब जानते होंगे हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। सब सुने ध्यान से, यहाँ पे टेंशन देकर। हर गैस का अपना एक प्रेशर, प्रेशर को दाब कहते हैं। तो लिखिए नहीं अभी बच्चा। हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। ये बात सबको आई समझ? क्या ऐसी गैस है उसका प्रेशर ना हो? ऐसा कभी नहीं होता। हर गैस का अपना एक प्रेशर होगा, एक दाब होगा। समझ रहे हैं आप? तो ज्यादा हो चाहे कम हो होगा, लेकिन ऐसी हर गैस का अपना एक वॉल्यूम होता है, जिसको हम बोलते हैं आयतन। हर गैस का एक वॉल्यूम होता है। वो अलग बात है, गैस का वॉल्यूम निश्चित नहीं है, लेकिन गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का आयतन होता है। ऐसे ही हर गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है, और हर गैस का एक अमाउंट होता है। लेकिन दोबारा सुनिए, आज का टॉपिक है हमारा बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस की परिकल्पना। पहली बात, बर्जीलियस की परिकल्पना किसके लिए? सिर्फ किसके लिए? गैसेस के लिए, गैस के लिए। ये हर एक के लिए नहीं, ये ठोस के लिए नहीं है, द्रव के लिए, सिर्फ गैस के लिए। और मैंने क्या बताया बच्चे, बाद में लिखिए, तो कॉपी ना करें बिल्कुल भी, सब सुने मेरे ध्यान से। हर गैस के अंदर चार प्रॉपर्टीज होती है, चार गुण। हर गैस का अपना एक दाब होता है, प्रेशर होता है। हर गैस का अपना एक वॉल्यूम है, आयतन। हर गैस का टेम्परेचर है, तापमान। और हर गैस का अमाउंट, इसे मात्रा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? इसके बिना गैस कभी बन ही नहीं सकती। अब देखो सुनो, देखो बर्जीलियस ने क्या कहा था। बर्जीलियस ने ये कहा था, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें। क्या कर दें? क्या होता है कांस्टेंट? जिसको आप बदलेंगे नहीं, नियत, फिक्स इसे कहते हैं। ना प्रेशर बदलना, टेम्परेचर बदलना। ठीक है, सुनना ध्यान से। बर्जीलियस ने ये कहा था, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा ना, किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले ध्यान सुनो। अगर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर टेम्परेचर नहीं बदल रहे, जो गैस का वॉल्यूम है, जो गैस का आयतन है, वो उसके परमाणुओं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो साफ है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड नंबर ऑफ एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का आयतन बढ़ेगा, तो गैस के एटम बढ़ेंगे, परमाणु बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम घटेगा तो परमाणु क्या होंगे? घटेंगे। सीधी सी बात। गैस का आयतन का परमाणु के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट हो, इसे कहते हैं बर्जीलियस की परिकल्पना, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस अपने एक्सपीरियंस से बताया है, अपनी नॉलेज से, कि गैस का वॉल्यूम का उसके एटम्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। देखो अभी किसी को लिखना नहीं है, पहले समझना। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, उससे एकदम समझ आएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक बलून है, गुब्बारा, एक गुब्बारा है। आप ऐसी इमेजिंग करो, एक गुब्बारा है, आप उसको फुला रहे हैं। आपने कभी देखा, जब गुब्बारे को फुलाते हैं, आप मुंह से उसमें हवा भर रहे हैं, तो गुब्बारा अपना बड़ा होना शुरू हो जाता है। सबको पता है ना? पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? आपने उसपे गैस पास की, उसमें हवा डाली, वो बड़ा क्यों हो गया?
बड़ा होने का मतलब क्या बढ़ रहा है उसका? उसका आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अंदर गैस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। सोच के देखो ना, अंदर गैस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। दोबारा देखो, हमने एक गुब्बारा लिया, जब उसमें हम गैस डालते हैं तो गुब्बारा बड़ा क्यों जाता है? उसका बड़ा एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज गैस की क्वांटिटी बढ़ रही होती है। जब अंदर गैस की मात्रा बढ़ेगी, गैस का वॉल्यूम, गुब्बारे का वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। बोलो, इसका उल्टा ही पॉसिबल है। एक गुब्बारा है, उसमें छेद कर दो हल्का सा, तो क्या होता है? वो वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसमें से गैस बाहर निकल रही होती है। कभी सोच के देखो इस बात पे। देखो, ये बात बर्जीलियस ने कही थी, कोई लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। किसी भी गैस का आयतन और उसके परमाणुओं के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है। जितना वॉल्यूम ज्यादा, उतने एटम ज्यादा। जितना वॉल्यूम कम, उतने एटम कम। लेकिन क्या जरूरी है? प्रेशर और टेम्परेचर कैसे होने चाहिए? फिक्स, कांस्टेंट, नियत जिसे कहते हो, बदलने नहीं चाहिए। तब ये रिलेशनशिप बन के आएगा। और देखो, बर्जीलियस ने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आइडिया से बता दिया। और देखो, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ये हमारा रूम है। अभी आप जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो ना, सब इस रूम में बड़े आराम से आ सकते हो। अभी 20-30 बच्चे और आ जाए, यहाँ बीच में एडजस्ट कर लेंगे, पीछे एडजस्ट कर लेंगे। अब मान लो यहाँ 500 बच्चे और आ गए। सोच के देखो, क्या 500 बच्चे इस कमरे में आ सकते हैं? बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा? सोचो क्या करना पड़ेगा। 500 बच्चों को कैसे बिठाए? हमें और बड़ा कमरा लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा। हमें इतने सारे बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बड़ा रूम लेना पड़ेगा। बीच की दीवार हटा देंगे हम, एक बड़ा रूम बन जाएगा। बोलो, ऐसा होता नहीं होता? सीधी सी बात। जैसे एक कमरे का साइज और बच्चों की संख्या, उनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, ऐसे ही यहां पर होता है। किसी भी किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसके एटम्स के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है। इसे कहते हैं बर्जीलियस की परिकल्पना, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, आप उसकी वैल्यू आपको समझ आएगी। अब आप नोट करो उसको फटाफट। अब लिखिएगा। नोट कीजिए इसको आप, ये वॉल्यूम का एटम्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है। इस तरह से रीजन से लिखा मैंने, आप भी ऐसे नोट कर ले बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ गैसेस के लिए और किसी के लिए नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड, सिर्फ गैसेस के लिए। ये परिकल्पना सिर्फ गैसेस के लिए हो। देखिए आगे समझ। अब एक लाइन लिखिए सब लोग। अब देखो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन लिखो। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज directly proportional to, the volume of a gas is directly proportional to its number of atoms. The volume of a gas is directly proportional to its number of atoms. आई बात समझ? its number of atoms डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ एटम्स। बोलो, क्लियर हो गया? ये थी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस। अब जरा सब सुने ध्यान से। हिंदी बना लीजिए इसकी, अब पढ़ के देखिए अपने, अब इसकी हिंदी बनाइए। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता। देखिए सुन लीजिए, पढ़ने में हिंदी इंग्लिश मैटर, मेरे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? देखो आप पढ़ के, हमें लिखा ही एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ एटम्स। स्थिर दाब व ताप पर किसी भी गैस का आयतन का उसके परमाणुओं के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये इसकी सीधी सी डेफिनेशन।
अब अगले पॉइंट पे आइए, ध्यान दीजिए सब लोग। अब देखिए पता क्या होता है, जब इसको लैब में चेक किया गया ना, ये बिल्कुल सही बात नहीं निकली, इसमें कुछ कमी निकली। ये 100% ठीक हाइपोथेसिस नहीं है, अब इसमें कुछ कमी निकली है। देखो ध्यान देना, अब चेक करते हैं इसमें बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है। बर्जीलियस की बात कहीं कहीं तो सही है, वरना बहुत जगह उसकी बात फेल हो जाती है। जब हम इसको लैब में चेक करते हैं तो गैस के आयतन का परमाणुओं के साथ रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं आता। चलो इस बात को डिस्कस करते हैं। अब ना सब बोर्ड पे ध्यान से देखें, एक चीज यहाँ पे ना एक बहुत गलत बात लिखी हुई है, देखो कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं। बताओ बर्जीलियस ने क्या मिस्टेक की थी, मैंने भी कोई बात लिख दी, बताओ क्या गलती है इसके अंदर, बता सकते हैं? कोई बात नहीं, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होने भी चाहिए और हो भी सकते हैं, इसमें क्या गलती है? क्यों नहीं होता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी रॉन्ग पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं बर्जीलियस ने क्या गलती करी? देखो मैं आपको सिखाता हूं, उससे गलती यहां पर हो गई है। एटम्स, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके पास कोई भी चीज है, बताओ वो कैसे एग्जिस्ट करती है। वही आपके पास गैस है, अगर मान लो इस रूम में ऑक्सीजन गैस है, तो वो कैसे होगी? वो मोलिक्यूल की फॉर्म में होगी या एटम की फॉर्म में होगी? आप फर्क समझते हैं मोलिक्यूल और एटम में क्या फर्क है? ये तो ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है जिसको अणु कहते हैं, और ये ऑक्सीजन का एटम है जिसे परमाणु कहते हैं। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अणु। कोई भी चीज अणु की फॉर्म में होती है, मोलिक्यूल की फॉर्म में, ना कि एटम की फॉर्म में। बात तो समझने की कोशिश करो। एटम होता तो है, लेकिन एटम अकेले रह नहीं सकता। एटम के साथ प्रॉब्लम क्या है? एटम एटम से मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। अगर आपके पास दो परमाणु हैं, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? अणु। और इसकी वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज कोई भी चीज अणु की फॉर्म में होती है, ना कि परमाणु की फॉर्म में। वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, ना कि एटम की फॉर्म में। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मॉलिक्यूल। अब देखो उसने गलती क्या करी, जब गैस का एग्जिस्टेंस, ध्यान देना सब लोग, जब गैस का एग्जिस्टेंस एटम की फॉर्म में नहीं है, तो उसने वॉल्यूम को एटम के साथ रिलेट कैसे कर दिया? समझ पा रहे हो आप? जब कुछ परमाणु की फॉर्म में ही नहीं है, तो उसने आयतन को परमाणु से जोड़ कैसे दिया? ये संबंध गलत है, ये रिलेशनशिप रॉन्ग है। देखो ध्यान दो सब लोग, हर एक चीज मोलिक्यूल की फॉर्म में होती है, ना कि एटम्स की फॉर्म में। मोलिक्यूल इज मोर स्टेबल, एटम इज लेस स्टेबल। एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि एटम कभी अकेले नहीं रह सकता। जब एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एटम ऐसे रह ही नहीं सकता, तो आपने वॉल्यूम को एटम से रिलेट कैसे कर दिया? तो ये गलती कर दी बर्जीलियस ने बहुत बड़ी। जब इसको लैब में चेक करा गया, इसमें गलती निकल के आई। लेकिन पता क्या होता है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनके अणु और परमाणु में कोई अंतर ही नहीं है। जो उनका मॉलिक्यूल है वो उनका एटम है। जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये जानते हो इन गैसेस के बारे में क्या खास बात है? इनके अणु और परमाणु में कोई अंतर नहीं है। जो इनका मॉलिक्यूल है वो इनका एटम है। बात पे गौर करना, जो इनका मॉलिक्यूल है वो इनका एटम है। इनके लिए बर्जीलियस की हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस है, यहां बर्जीलियस की हाइपोथेसिस फेल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस है, यहां बर्जीलियस की हाइपोथेसिस फेल है। तो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस वहां काम नहीं करेगी जहां पे अणु और परमाणु में अंतर होगा, और जहां पे अणु परमाणु में अंतर नहीं है, वहां बर्जीलियस की हाइपोथेसिस काम कर जाएगी, जैसे यहां पे काम करके। आ रहा है सबको समझ? देखो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है, नीट में आने के पूरे पूरे चांस है कि बर्जीलियस की हाइपोथेसिस किसके लिए काम कर सकती है, किसके लिए ट्रू है। सही मायने में उनके लिए ट्रू है जिनके मॉलिक्यूल और एटम में कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस होगा, ये हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी। आई बात सबको समझ? देखो सोच के देखो, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो चीज अकेले रह ही नहीं सकती, आप उसके बारे में बात कैसे कर रहे हो? वो चीज आपको मिलेगी नहीं कभी भी। ऐसे ही यहां पर है,
हर एक चीज मोलिकुलर फॉर्म में होती है, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। तो गलती उससे यहां पर हुई। लिखिए इस बात को जरा, देखिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस is not applicable is not applicable for all the gases, is not applicable, सब ध्यान से सुने, for all the gases, is not applicable for all the gases, okay, it is true। इसका पीछे रीजन लिख लीजिए पहले, एक मिनट रुक जाइएगा। मैंने बोला Berzelius hypothesis is not applicable for all the gases because atom has no independent existence, because atom has no independent existence, because atom has no independent existence। फुल स्टॉप लगा दीजिए। एक बात तो लिखिए, every gas exists in molecular form, not in atomic form। Every gas exists in molecular form, not in atomic form। Every gas exists in molecular form, not in atomic form। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर एक लाइन लिखिएगा, some gases have no difference, some gases have no difference in their atoms and molecules, some gases have no difference in their atoms and molecules, in their atoms and molecules, some gases have no difference in their atoms and molecules। ये एग्जांपल नोट कर लो यहां से आप। ऐसी गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon, एनोडॉन। some gases have no difference between atoms and molecules। ये नोट कर लेंगे। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, xenon, एनोडॉन। एनोडॉन से पूरा ग्रुप है, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। फिर अब एक लाइन लिखिएगा, for these gases this hypothesis is found to be true। for these gases this hypothesis is found to be true। अब क्लियर हो गया सबको? बताओ क्या चीज क्लियर हुई है? देखिए ध्यान से सुनना है। एक तो ना आप पीछे क्यों बैठे, आप आगे क्यों नहीं बैठे सब लोग? जब आगे सारी स्पेस खाली तो आगे क्यों बैठी? और ध्यान से सब सुने, लिखते हुए ना आपका दिमाग भी यही होना चाहिए। मैंने बोल दिया अपना पॉइंट, देखो बताओ क्या चीज क्लियर हुई है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, दिखाना। Berzelius hypothesis is not applicable for all the gases। क्लियर हुआ? Because atom has no independent existence, every gas exists in molecular form, not in the atomic form। Some gases have no difference in their atoms and molecules, like helium, neon, argon, etc., etc। For these gases, this hypothesis is found to be true। Okay? Guys, is applicable, कुछ भी लिख दीजिएगा। अब क्लियर हो गया सबको? इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना बर्जीलियस की हाइपोथेसिस हर जगह लगती ही नहीं है। सब ना दिमाग देखे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, अपना 100% यही दो। अब यहाँ पे कोई स्कूल क्लास नहीं हो रही, जो होगा देखा जाए। आप भी यहाँ पे 100% लोगे, तभी आएगा समझ, वरना समझ में आएगा। लिखते हुए भी और अब यहाँ पे सुनते हुए। पहले सुनना है, बाद में लिखना। लिखवाने वाला काम मेरा नहीं, ठीक है? अब मैंने अपनी बात पूरी कर दी कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब देखो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे टेंशन नहीं करो। बताओ बर्जीलियस हाइपोथेसिस किसके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल टिप्स होना चाहिए गैसेस के लिए, सबके लिए नहीं है, सिर्फ गैसेस के लिए।
बर्जीलियस हाइपोथेसिस में किस किस को रिलेट किया गया, किस किस का रिलेशनशिप बनाया, वॉल्यूम का और एटम्स का। क्या ये हाइपोथेसिस हर गैस के लिए एप्लीकेबल है? इसका आंसर नो है। क्यों? बिकॉज हर एक गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? मोलिकुलर फॉर्म में। वो जिसकी बात कर रहा है गैस तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो गलती उससे यहां पर हुई। हर एक गैस मोलिकुलर फॉर्म में होती है, लेकिन किसी किसी गैस में मोलिक्यूल और एटम में कोई डिफरेंस नहीं है। कौन कौन सी ऐसी गैसेस है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, उनके लिए हाइपोथेसिस सही है, वरना बाकी सबके लिए सही नहीं है। हाइड्रोजन के लिए सही नहीं है, ऑक्सीजन के लिए सही नहीं है, नाइट्रोजन के लिए सही नहीं है, ओजोन के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनके एटम्स और मोलिक्यूल्स में डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया? दैट इज सफिशिएंट है। अब इसके बाद नोट करिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अगर आप जानते हो एवोगैड्रो हाइपो, ये ना बर्जीलियस का स्टूडेंट था, इसका नाम है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो की परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये सब ना आए तो फर्स्ट चैप्टर कभी भी नहीं आएगा। इसका नाम है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये भी सिर्फ गैसेस के लिए होती है। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये भी गैसेस के लिए। अब एक बात का डिफरेंस है सर, देखो मैं एक बात का चेंज करूं, इस बार मैं एटम्स की जगह ना यहां पे मोलिक्यूल्स करूं। देखो यहां पे मोलिक्यूल्स कर रहे हैं, जैसे यहां पे मोलिक्यूल्स करते हैं ना, ये हाइपोथेसिस बिल्कुल सही निकलती है। ये आज तक गलत नहीं हुई है, सब सुन ले बच्चे। जो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस है वो हर जगह नहीं चलती, लेकिन ये हर जगह चल सकती है, क्योंकि उसने वॉल्यूम को किससे रिलेट किया? मोलिक्यूल्स के साथ। और हर गैस किस फॉर्म में होती है? मोलिक्यूल्स के साथ। बोलो आ रहा है समझ? इसको भी ना और प्रूफ भी करते हैं। एक बार नोट करो, अब इतना सा पर एक बार लिखिएगा, एक मिनट आने से। ये सब लोगों ने आई थिंक क्लियर ना, कि गैस के वॉल्यूम का उसके मोलिक्यूल्स के साथ क्या रिलेशनशिप डायरेक्ट। ठीक है, ये 100% सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। देखो इसको ना प्रूव करते हैं एक मिनट, जरा कुछ प्रूफ देखते हैं इस बात के। देखो आप सब 12th पास है, तो आपको समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सबने कभी एक वेल नोन इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा आपने? सब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी से प्रूव कर देते हैं। हमने प्रेशर टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, इसको हटा दो, तो कांस्टेंट है, स्थिर लेवल में। आर क्या होता है? आर क्या होता है? ये भी कांस्टेंट, ऐसे गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप किसके साथ आया? मोल्स के साथ। आपको पता है एन यहाँ पे मोल्स है, और मोल्स का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? मोलिक्यूल्स के साथ। देखो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि गैस का वॉल्यूम उसके मोलिक्यूल्स के क्या है, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके समानुपाती है। जितना आयतन बढ़ेगा उतना अणु बढ़ेंगे, जितना आयतन घटेगा उतने अणु घटेंगे, सीधी सीधी। और एवोगैड्रो ने कोई गलती नहीं करी। गलती किसने करी थी? बर्जीलियस ने। उसने यहाँ पे एटम ले लिए थे, और कोई भी चीज एटॉमिक फॉर्म में होती ही नहीं है।
हर एक चीज किस फॉर्म में होती है? मोलिकुलर फॉर्म में। तो गलती उससे यहां पर होती है, लेकिन एवोगैड्रो से कोई मिस्टेक नहीं। तो इसे बोलते हैं एवोगैड्रो की परिकल्पना। देखो ये आना चाहिए, अगर ये बातें नहीं बताऊंगी तो आगे केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं लिखवाता हूं। इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to, at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to its number of molecules, is directly proportional to its number of molecules. इसका मतलब ये होता है स्थिर दाब व ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके अणुओं के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है साफ साफ। इधर हो गया, ठीक है। इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी डेफिनेशन एक तरीके से और बन सकती है, बीच में और लगा लो आप, बीच में और लगा लो, इसको अथवा कहते हैं। एक डेफिनेशन और बनाते हैं, नोट कीजिएगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैव, equal volumes of gases have equal number of molecules, equal volumes of gases have equal number of molecules, equal volumes of gases have equal number of molecules at constant pressure and temperature. Equal volumes of gases have equal number of molecules at constant pressure and temperature. क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर दो गैसेस के वॉल्यूम क्या है? सेम, आयतन क्या है? सेम, तो उनके अणु भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। लेकिन कब? जब प्रेशर टेम्परेचर क्या होंगे? स्थिर। प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं करना। आ रही है बात समझ? अगर वॉल्यूम इक्वल तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल, अगर आयतन बराबर तो अणु भी बराबर। आगे सबको समझ? इसे कहते हैं एवोगैड्रो की परिकल्पना। आपके सामने प्रूफ था, पीवी को डू नॉट, आराम से अंडरस्टैंडिंग बनी। देखो चलो इसका एग्जांपल समझते हैं। कई बच्चे ना लिखने में बिजी हैं, आप ना देखिए सब पढ़ना सीखो। पढ़ने के लिए बहुत स्मार्ट वर्किंग के लिए ना सब अटेंटिव हो जाए। आप यहाँ लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए, पहले समझा करो। देखो आपको एक और एग्जांपल देते हैं, देखो एकदम ये आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। बात तो सुनना ना, मैं प्रेशर बदल रहा हूं, मैडम प्लीज देख लीजिए, आप भी लिख रहे हैं किसी में ना, मैं प्रेशर बदल ना, टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको नहीं चेंज करना। अब ये सोच के बताना, देखो ऐसे इमेजिन कर लो आप, ये कंटेनर ना अपने आप बड़ा होने लग गया, ये कंटेनर अपने आप बड़ा होने लग गया। बात तो सुनना ध्यान से, ये अपने आप ऐसे बड़ा हो रहा है। बताओ अपने आप कैसे बड़ा हो गया? प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये बड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा बोले बोल, नहीं ये बड़ा हो रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये बड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब बताओ क्या हुआ? बोलो मॉलिक्यूल क्या हुआ है? कुछ और किसी ने कहना, प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और कंटेनर अपने आप बड़ा होने लग गया। इसका मतलब बोलो ऐसे कैसे हो जाएगा? 100% कुछ गैस बाहर से आई होगी, अंदर मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे, तभी तो ये बड़ा हो रहा है, वरना ये बड़ा कैसे हो जाता है? आप सही करते हैं, मॉलिक्यूल के कारण कहीं ना कहीं बाहर से मॉलिक्यूल्स आए हैं उसके अंदर, वो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनके आने से वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, तभी तो कंटेनर बड़ा होने लग गया। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? अभी मैंने बैलून वाला एग्जांपल ही था आपको, ये वही तो एग्जांपल है। अब सोचो यहां पे हल्का सा होल बन जाए,
नेचुरल सी बात है, गैस यहां से बाहर आएगी तो क्या होने लग जाएगा, इसका वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम का मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी मैंने आपसे कहा नहीं था, अगर इस रूम में और बच्चे आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रूम और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, हमें लगता है कि बच्चे कम होते जा रहे हैं तो रूम छोटा कर देंगे, अंडरस्टूड। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम का मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इनका बिल्कुल एक समानुपाती है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट। ये जरूरी है, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशंस। अब जो ये बात एवोगैड्रो ने कही थी ना, आपको इसका प्रयोग सिखाते हैं, इसका यूज किस तरह से होता है। नोट कीजिए हेडिंग एप्लीकेशंस। इसको हिंदी में अनुप्रयोग भी कहते हैं, अनुप्रयोग। सब पीछे ना एक्टिव हो गए बैठे, सोना नहीं है किसी को भी, प्लीज शीर्षक से बैठो, आपसे कह रहा हूं। अब टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस। ये जो एवोगैड्रो ने स्टेटमेंट दिया कि वॉल्यूम का मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट है, तो ये इसका फायदा क्या होगा, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई। अब देखो मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूं, इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, बहुत ही काम की बात है। अगर सब ध्यान दीजिएगा, आप सबने कभी एक चीज सुनी है, कभी क्लास 12 में पढ़ा हुआ, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, अभी नोट मत करना, मैं खुद दिखवा दूंगा, इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। एक मिनट, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, आपको एकदम आ जाएगा समझ, अभी नोट मत कीजिएगा। पता क्या होता है, हर गैस का एक अणु भार होता है, अणु भार, जिसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। ये सब समझा देंगे क्या होता है। जो गैस का मोलिकुलर मास होता है ना, वो उसकी वेपर डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी का डबल होता है। देखो सब सुन लें, ये केमिस्ट्री का एक वेल नोन फॉर्मूला है। किसी भी गैस का मोलिकुलर मास, अणुभार, उसकी वेपर डेंसिटी का डबल, वाष्प घनत्व का डबल होता है। ये केमिस्ट्री में यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ये डबल कैसे होता है, अब मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसको प्रूव करने में ना एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस काम आएगी। आप लिखो हेडिंग, मैं बोल देता हूं, आप नोट करो, मैं भी करके दिखाता हूं इसको। लिखो हेडिंग एप्लीकेशंस, लिखो फर्स्ट एप्लीकेशन, मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस, हिंदी में कहते हैं अणुभार। मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज डबल ऑफ its vapor density. Molecular mass of a gas is double of its vapor density. Double of its vapor density. हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व। Molecular mass of a gas is twice of its vapor density, meaning is same, double या twice। देखो ये एक फॉर्मूला है, अब इसको ना सिद्ध करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। फॉर्मूला कहां से आ गया, पहले तो ये डिस्कस करते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसका डबल मोलिकुलर मास कैसे है, इन सबको बातों को दिखाएंगे। अब प्लीज अब यहाँ टेंशन पे करें, लिखना वही ना बंद करके यहाँ पे ध्यान दें। आप में से किसी बच्चे को पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसे कहते हैं वाष्प घनत्व। आप हिंदी में बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कोई बच्चा किसी को बताओ हमारी क्लास में कि वाष्प घनत्व क्या होता है, क्या होती है वेपर डेंसिटी। सब यहाँ टेंशन पे करें, किसी को पता है पूरी क्लास में क्या होती है वेपर डेंसिटी। एक तो घनत्व होता है डेंसिटी, एक होती है वेपर डेंसिटी। चलो मैं सिखाता हूं, वो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। देखो मतलब समझना, देखो हर गैस का अपना एक घनत्व होता है, घनत्व डेंसिटी। आप गैस की डेंसिटी को ना हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। किसकी डेंसिटी से, हाइड्रोजन। ये शर्त है, अभी इस बात पे डिबेट होगी भाई। यहां पे डिवाइड हाइड्रोजन की डेंसिटी से ही करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है,
प्रेशर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सेम। जो प्रेशर टेम्परेचर इस गैस का था वही प्रेशर टेम्परेचर इसका हो। अगर आपने इस डेंसिटी को इस डेंसिटी से डिवाइड किया तो रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? वेपर डेंसिटी। अब लिखिएगा नहीं, दोबारा सुन। पहला तो क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी है क्या चीज, इसका रिलेशनशिप बनाएंगे मोलिकुलर मास से, तो बात की बात है। पहली बात ये है क्या, वेपर डेंसिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से कहते हैं गुण है। हर गैस की एक बड़ी वेपर डेंसिटी होती है। और वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है? गैस की डेंसिटी को क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ता है, और किसी की नहीं, हाइड्रोजन। अभी इस बात पे डिस्कशन होगा। एक बात और सुन लो, मैं ये भी कह सकता हूं, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? क्या होता है रिलेटिव? क्या होता है रिलेटिव? जो किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, किसी के सापेक्ष। आपको क्या करना है, अगर वेपर डेंसिटी चाहिए तो गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने देखा, आपने क्या किया, जैसे इस डेंसिटी को इससे डिवाइड किया तो इस गैस की आपके पास क्या आ गई? रिलेटिव डेंसिटी आ गई। रिलेटिव समझते हो ना? अरे भाई ये देखो ना, आप किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, बताओ किसके सापेक्ष निकाला हमने? हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो आपको फील करते रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसा आप सब नीट एस्पिरेंट है, आप नीट एग्जाम देते हैं और आपके 720 में से ना सपोज करो 680 मार्क्स आ गए, चलो वेरी गुड, 680 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब 680 मार्क्स तो आए, किसी ने पूछा रैंक कौन सी आई? रैंक, मान लो आपकी रैंक आ गई, सपोज करो 25,000, ऐसे ही मान लेते हैं क्योंकि इतनी हाई मेरिट जा रही है। आपकी रैंक 25,000 आई। देखो अब दो बातें अलग अलग, आपके नंबर 680 है, 680 है, वो तो आपके अपने मार्क्स है। लेकिन जब रैंक निकाली गई, किसी को पता रैंक कैसे निकलती है? कोई जानता है रैंक कैसे निकलती है? कैसे किसी बच्चे की 25,000 रैंक आई, इसका पता कैसे लगा? जो टॉपर था, टॉपर सबसे ऊपर तो उसको रखा, बाकी सबको उसके नीचे रखा। उसके रिस्पेक्ट में आप कहां आए? 25,000 नंबर पे आए, इसलिए आपकी रैंक कौन सी आ रही है? 25,000। आ रहा है कुछ समझ? दोबारा सुन लो, आपके नंबर 680 है, 680 है एब्सोल्यूट मार्क्स, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, आपके अपने हैं, तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपकी रैंक कितनी है? रैंक निकालने में आपको किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी, किसी के सापेक्ष निकालनी पड़ेगी। रैंक क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव। आपका यहां पे टेस्ट होता है, आपके टेस्ट में 100 में 70 मार्क्स आ गए। अब किसी ने पूछा तुम्हारी बैच में पोजीशन क्या आई, बैच में किस नंबर पे आप रहे? जिस नंबर पे आप रहेंगे वो आपकी क्या है? रैंक है। और वो क्या होती है? रिलेटिव। वो रिलेटिव होती है। एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी कैसी है? रिलेटिव, सापेक्ष। ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ये किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा? हाइड्रोजन। एक बात और सुन लो, डेंसिटी तो हर चीज की होती है। डेंसिटी सॉलिड्स की होती है, लिक्विड की होती है, गैस की होती है, हर चीज की डेंसिटी है। लेकिन वेपर डेंसिटी सिर्फ सिर्फ किसके लिए होती है? गैसेस के लिए। समझने की कोशिश करो, वेपर डेंसिटी और किसी की नहीं है, सिर्फ गैसेस के लिए। क्योंकि वेपर डेंसिटी में गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ता है। आ रहा है सबको समझ? इसको हिंदी में कहते हैं वाष्प घनत्व। याद रखिए, वाष्प घनत्व एक ऐसा गुण है जो सिर्फ गैसों के लिए है। अभी भी कहीं सो रहे क्लास में, जब यहां पढ़ने के लिए ढंग से सो के प्रॉपर बिल्कुल फ्रेश हो के आया करें, नींद नहीं आनी चाहिए किसी को भी। वाष्प घनत्व क्या है? आप सोएंगे, चार लोग और सो जाएंगे आपको देख के, तो आप चारों को नुकसान करें। तो वाष्प घनत्व एक ऐसा गुण है जो सिर्फ किसके लिए है? गैसों के लिए है। और वाष्प घनत्व में क्या करना पड़ता है? गैस के घनत्व को किसकी घनत्व डिवाइड करते हैं? हाइड्रोजन। इसको दिमाग में बिल्कुल सेट करना है, अभी नोट नहीं करना। अब एक सवाल है, केमिस्ट्री में यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्यों लिया? कोई इस बात पे गौर करेगा, हमने हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली? को हाइड्रोजन गैस की विशेषता बताओ, कोई प्रॉपर्टी बताओ हाइड्रोजन गैस की। किसी को पता? बताए, बोला करो तो हेजिटेशन है, तो इसके माइंड में आ रहा है बताए। हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं, वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो तत्व है। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन गैस की कोई प्रॉपर्टी बताओ।
बताऊं, केमिस्ट्री की सबसे हल्की गैस जिसे हम कहते हैं लाइटेस्ट गैस, इससे हल्की गैस नहीं है, आपको पता हो शायद। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, इसका मोलिकुलर मास 2 है। इससे हल्की गैस ही नहीं है पूरी केमिस्ट्री में, ये सबसे हल्की गैस है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे चूज किया, तभी तो हमने यहाँ पे इसको लिया। जब भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाया करेगा कि हमारी गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स डेंसर है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप पहले एक कॉपी करना कर लें, प्लीज नोट कर लें इसको। देखो ऐसे ही पढ़ा जाता है, आपको देखो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा सब्जेक्ट। अगर आप शॉर्टकट मार के पढ़ेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, कभी इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, आप हर तरह क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे अपने आप इंप्रूवमेंट होगा, आपको अपने आप करना चाहिए। नोट कीजिए अभी आप। और इस बात को लिख लीजिएगा, वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, मैं लिखवा दूंगा। एक लाइन लिखिएगा, वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी, वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। वाष्प घनत्व एक ऐसा गुण है जो सिर्फ गैसों के लिए प्रयोग होता है। वेपर डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। एक लाइन वो लिख लें, एक लाइन वो लिखिएगा, वेपर डेंसिटी टेल्स, वेपर डेंसिटी टेल्स a gas is a gas is how many times denser, a gas is how many times denser, a gas is how many times denser with respect to hydrogen, with respect to hydrogen. Vapor density tells a gas is how many times denser with respect to hydrogen. देखो इस सेंटेंस का मीनिंग समझो पहले यार। किसी ने ऐसी क्वेश्चन पूछा, वेपर डेंसिटी हमें क्या बता रही है, अब मेरा ध्यान देना। देखो देखो मैं एक सिंपल सा मैथ्स पूछूंगा आपसे, एक छोटा सा मैथ्स का सवाल, ये अपने आप आ जाएगा। मैंने 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, 20 को 5 से भाग किया, यहां देखो सब बच्चे, क्या आएगा आंसर? सुबह पता 5 हो या 20, 5 20। इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर 4 आने का क्या मतलब हुआ? 20 को 5 से भाग किया, 4 आ गया, ऐसे क्या पता लगा? ये पता मैं क्या बता रहा है? ये 20 5 के रिस्पेक्ट में क्या है? 4 गुना है। इसकी ताकत, सुन लीजिए गर्ल्स, इसकी ताकत इसके रिस्पेक्ट में 4 गुना है। बोलो, देखो ना। चलो एक काम करते हैं, 5 5 को 4 बार मिलाओ तभी तो 20 बनता है, तो उसकी ताकत 4 गुना ही नहीं है। एग्जैक्टली आप, जैसे ही हमने गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड किया, हमें यह पता लगा कि हमारी गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितने टाइम डेंसर है, कितने गुना भारी है, उसका घनत्व इसके रेस्पेक्ट में कितने गुना है। तो ये होती है वेपर डेंसिटी। अब देखिए सुनिए, अब हमें तो ये प्रूव करना है कि मोलिकुलर मास इसका डबल होता है। देखो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा सकता हूं, आज के लिए इतना ही करेंगे बस हम। आप जाके इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस मैं तो इतना करा सकता हूँ, अभी केमिस्ट्री में जो भी करा देंगे। आज के लिए बस ये।